रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भागने के रास्ते। लेखन मुक्ता सिंह जौकी का, वाचन स्वाति शर्मा का। रेडियो प्लेबैक इंडिया। भागने के रास्ते, मुक्ता सिंह जौकी। उन दिनों हम ऊटी में रहते थे। एक शाम मेरे पति राम मेरी 10 वर्षीय बेटी प्रियमवदा के साथ कहीं से वापस आए। ये देखो तो हमारे साथ कौन आया है। प्रियमवदा ने एक गत्ते का डिब्बा पकड़ा था, मेज पर रख दिया। ढक्कन को हल्के से खोला तो अंदर बिना दुम वाला एक छोटा सा चूहे नुमा जानवर था। मम्मी देखिए, ये तारा है। हम उसे देख रहे थे, तारा हमें देख रही थी। वो एक टशनदार हैमस्टर थी, चौकस, उत्सुक और हद दर्जे की फॉरवर्ड। शर्मीलेपन का श भी नहीं समझती थी, घबरा बिल्कुल नहीं रही थी। कुछ साल हुए, मेरी पहली संतान भीमसेन ने एक जरबिल पाली थी, बड़ी प्यारी सी। एलिस नाम था उसका। बेचारी का तो देहांत हो चुका था। उसी का 3 मंजिला पिंजड़ा अब भी पड़ा था घर में। सो पिंजड़ा साफ करके तारा के लिए तैयार कर लिया। पिंजड़े में घुसते ही तारा की छानबीनें भी शुरू हो गई। कुछ ही देर में उसने पिंजरे का कोना कोना समझ लिया। अंदर रखी हर चीज को वो सूंघ चुकी थी, खाने की डिब्बी को छान चुकी थी। उसके मन बहलाव के लिए अंदर जो लकड़ी के टुकड़े डाले थे उन्हें वो दांत से दबाकर देख चुकी थी। पानी की बोतल भी चूस चुकी थी। सब जांच पड़ताल पूरी होने के बाद वो पिंजरे में उसके खेलने के लिए रखा पहिया चढ़कर दौड़ा रही थी। सिर्फ वो हैमस्टर सीरियल बार उसने अनछुआ छोड़ दिया, जो पेट शॉप से दोनों खरीद के लाए थे। मुझे लगता है उस रात को बिस्तर में नींद का इंतज़ार करते हुए हम सबों के चेहरे पर मुस्कानें चिपकी हुई थी। एक प्यारी सी बढ़ोतरी हो गई थी हमारे परिवार में। हमारे यहाँ सुबह राम ही सबसे पहले उठते हैं। अगली सुबह कॉफ़ी का पानी ऑन करके वे टॉयलेट चले गए। आँख में नींद अब भी भरी थी। सीट पे बैठे वे नींद के कुछ आखिरी पल चुरा रहे थे जब उन्हें अपने दिन का पहला गुड मॉर्निंग मिला। देखा कि तारा उनके पाँव का अंगूठा कतर रही थी। आप इतनी सुबह उठकर क्या कर रही हैं मैडम, और वो भी अपने पिंजरे के बाहर? राम ने उसे संभाल के उठा लिया। टॉयलेट सीट के पीछे देखा तो वहाँ उसका नया बसेरा पाया। जिस सीरियल बार में वो बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रही थी, उसे वो रात भर कई टुकड़ों में तोड़ के एक एक करके वहाँ ले आई थी। बार ने अब एक ढेर का रूप धारण कर लिया था। अरे मेरी बुद्धू चुहिया, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? ये कहकर राम ने उसे वापस पिंजरे में डाल दिया। सब नाश्ता कर रहे थे और तारा पिंजड़े में रखे अपने इग्लू के अंदर मुंह फुलाए बैठी थी। बाहर निकलकर तभी आई जब बच्चे स्कूल चले गए थे। बड़ी बगावती मूड में थी।
पिंजरे की कड़ियां पास पास ही थी, मगर कोनों से बाहर निकलने की थोड़ी सी गुंजाइश थी। वहीं से थोड़ा ऐंठ के, थोड़ा पिचक के, अपने को पतला करके जैसे तैसे वो फिर बाहर निकल आई और घर के दूसरे कोने में स्थित टॉयलेट की तरफ भागने लगी। राम फिर उसे वापस ले आए। अब इस आफत की पुड़िया के लिए नया पिंजरा लाना पड़ेगा, ऐसा सोचते सोचते मैं कोनों की कड़ियों को कस के तारों से बांधने में लग गई। और इस दौरान तारा ने फिर कड़ियों के बीच चौड़ा गैप ढूंढना शुरू कर दिया। उसके नखरे तब जाकर शुरू हुए जब उसने भागने के सब रास्ते बंद पाए। पागल हो गई वो, बेतहाशा पिंजरे की सलाखों पर चढ़ने लगी, जोर जोर से सिर पीटने लगी। जब सब हार गई तब तीसरी मंजिल पर चढ़कर कभी मेरी कभी राम की आंखों में आंखें डालकर पिंजरे की दीवार पर सिर फोड़ने लगी। गुस्से में पास रखे लकड़ी के टुकड़े को लात मार दी। दोनों हाथों से सलाखें पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। इतनी छोटी सी चूहिया का इतना बड़ा संग्राम! हम दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे डर था उसका ये आवेग कहीं उसे बीमार ना कर दे। सब पास पड़ी भीमसेन की कमीज से उसके पिंजरे को ढक दिया। तब जाकर वो कुछ शांत हो पाई। कुछ सालों के बाद जब मैंने अपने 46 साल पूरे किए और मेरे दोनों बच्चे कॉलेज के लिए घर छोड़कर चले गए थे, मुझे वही व्याकुलता महसूस होने लगी जो उस दिन तारा ने दिखाई थी। राम को छोड़कर और अपनी सालों की सफल साइकाइट्री की प्रैक्टिस को डंप करके अपनी जवानी के खोए हुए प्यार जुल्फी को ढूंढने के लिए मैं भोपाल निकल पड़ी। पता नहीं कहाँ से स्कूल के आखिरी सालों में जुल्फिकार आकर भर्ती हो गया। आर्ट्स स्टूडेंट था। कुछ ही हफ्तों में ऐसा लोकप्रिय हो गया कि बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी उसके जादू में आ गए थे। और ये जानते हुए भी कि स्कूल कैप्टन के ओहदे के लिए मैं सालों से कामना, तैयारी और इंतजार कर रही थी, उन्होंने ये पद उस बंदर को दे दिया। तुमको तो इस साल अपने एंट्रेंस एग्जामों के बारे में सोचना है बेटा, मैथ्स के टीचर ने ये सादे ढाढ़स भरे शब्द कहकर मुझे किनारे खिसका दिया। क्या मालूम लंगड़ा था या डरपोक। वो जुल्फिकार का बच्चा, मैंने उसे कभी अकेले चलते हुए नहीं देखा। हमेशा उसके साथ अच्छा खासा झुंड चलता था। सब चमचे थे उसके। उसे देखते ही मुझे ऐसी जबरदस्त चिढ़ थी, मेरा खून खौलने लगता था। मैं रास्ता बदल देती थी, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये जान के हैरानी हुई कि जनाब को इश्क हो गया था मुझसे। मेरा मतलब है ऐसे कम ही थे जो मुझ पर फिदा नहीं हुए थे। रोज़ाना लंच में और स्कूल के अन्य ब्रेकों में मैं और मेरी परम प्रिय सहेली रत्ना जाड़ों की गुलाबी धूप में हाथों में हाथ डाल स्कूल के ग्राउंड में घूमा करते थे, गप मारते थे, अपनी पसंदीदा गीत गुनगुनाते थे। बहुत घनिष्ठ थी हमारी मित्रता। अक्सर यूं टहलते टहलते मेरी नज़र कक्षा पर पड़ती और मैं हंस देती। वो देखो वहाँ कौन खड़ा है, बेवकूफ।
तुम सबका हीरो। अर्धमूर्छित अवस्था में अपने साथियों पर टिका खिड़की से मुझे घूर घूर कर देखता था वो पागल जुल्फी। लूजर मैं कहती थी। सीधी साधी रत्ना, कभी किसी का बुरा ना सोचने ना कहने वाली लड़की थी। चुप रहती। रत्ना से मैं फिर तब मिली जब मैं मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। स्कूल छोड़ने के बाद हमारे संपर्क एकदम टूट गए थे। अजीब बात थी, क्योंकि स्कूल में हम दोनों को अलग करना असंभव ही था। उसके पहले शब्दों ने मुझे हिला कर रख दिया। हम भागने की सोच रहे हैं। मुझे तुम्हारी राय चाहिए मुनमुन। कुछ देर तक मैं क्या क्या यही करती रही। ये भागने वागने की बातें तो मैंने बस फिल्मों में ही सुनी थी। भागने की सोच रही हो? किसके साथ? बड़ी मुश्किल से ये पूछ पाई। इंट्रोवर्ट थी मेरी रत्ना। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमेशा उसके कान मेरी बातों के लिए तैयार रहते थे। आज पहली बार गियर उल्टा लगा था। वो रोने लगी। मैं उससे प्यार करती हूँ मुनमुन। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। सिसकियों के बीच वो बोलती गई। लेकिन वो मुसलमान है और मेरे मम्मी पापा को तो तुम जानती ही हो, कभी नहीं मानेंगे। उफ, कितनी दुखी हूं मैं। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? उसने मुझे अभी नहीं बताया था कि वो किसके साथ भागने का सोच रही थी। मैं उसे हैरानी से देख रही थी। सोच रही थी कि क्या ये संभव है कि मैं उसे जानती हूँ। मैंने उस वक्त ये महसूस किया कि अपने संपूर्ण जीवन में मैं किसी मुसलमान जनों को नहीं जानती। सिर्फ अचानक मन में चौंकने वाले विचार उठा। इससे पहले मैं कुछ कह पाती वो बोली, हम दोनों बहनें जैसी हैं मुनमुन। जानती हो मुझे तुम पर हमेशा से कितना गर्व है। गर्व है अपनी दोस्ती पर भी। और तुम्हारा वो प्रशंसनीय आत्मविश्वास, उसे मैं कभी टूटते हुए नहीं देख सकती। स्कूल में कितनी बार सोचा तुम्हें बताऊं, मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने उसे टोक के पूछा, क्या क्या वो जुल्फिकार है? उसने जवाब नहीं दिया। उल्टे दो मोटे मोटे आंसू उसके गालों में लकीरें खींचने लगी। तो वो जुल्फिकार ही था। मैं अपना स्वाभिमान पी के बोली, पागल हो गई हो क्या? वो चुप रही तो मैंने थोड़ा और बोल दिया, भागने का सोच रही हो, वो भी ऐसे आवारा निकम्मे लड़के के साथ? है कुछ उसके लाइफ प्लान्स? वैसे महाशय कर क्या रहे हैं आजकल? ना, ऐसा हरगिज मत करना, पछताओगी। वो चुपचाप जमीन पर आंखें गाड़े सुनती जा रही थी और मैं भी बोलती चली जा रही थी, जैसे हमेशा होता था। मेरी बात सुनो रत्ना, उसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। खुद गिरेगा, तुम्हें भी साथ ले जाएगा। अभी तुम 18 साल की ही तो हो। चलो कॉलेज खत्म कर लो पहले, फिर ये भागने वागने के बारे में सोचना। मगर मेरा इतना समझाने पर भी वो अगर मगर ही कर रही थी। मुझे उसे टोकना पड़ा। मेरे टर्मिनल इम्तिहान आने वाले थे, बड़ा काम था। वैसे भी मैं कोई महात्मा तो थी नहीं कि ऐसी बातों को घंटे सुनती रहती। भागने की बात भूल जाओ मेरी भोली गाय।
ऐसा कहकर मैं चली गई। फाइनल ईयर में उसका पत्र आया। पिछली बार जब मिले थे कितने क्रूएल थे हम दोनों, लेकिन मुनमुन, सच्चे दोस्त एक दूसरे को चाहना बंद कर ही नहीं सकते। चल, एक अच्छी खबर सुनाती हूँ मेरी जान। अब हमारी एक बेटी है, नन्ही सी प्यारी सी। जुल्फी और मैं, हम दोनों उसी मुन्नी के नाम से बुलाते हैं। वैसे मुनमुन नाम रखा है। कहो कैसा लगा? कैसा लग सकता था मुझे? मेरा दिल डूब रहा था। खत में और बहुत कुछ लिखा था। ये भोपाल में रहते थे, वहीं किसी गैराज में जुल्फी को काम मिल गया था। देर देर तक काम करता था। मुश्किल जिंदगी थी, कमियों से भरी। खाने की कमी, पैसे की कमी, कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी थी। एक सीरियस हादसा। भगवान के भरोसे जी रहे थे, ऐसा लिखा था उसने। उसी का लाख शुक्र था। वो सब दिन अब बीत चुके थे। जो बीत गई सो बात गई। अब बच्ची के आने से शायद सब कुछ संभल जाए। कम से कम हम दोनों एक साथ तो हैं। कैसे कैसे संभालेगी जिंदगी रत्ना? मैंने फौरन उसका पत्र मरोड़ के गेंद बना के फेंक दिया। ऐसी अनिश्चित जिंदगी को चुनने के लिए क्या वो मुझसे ये उम्मीद कर रही थी कि मैं तालियां पीटूं, उसे वाहवाही दूं? ऊपर से ये बात कि किसी तरह के अमिट प्रेम ने जुल्फी को मेरी बेचारी रत्ना के साथ रखा था। इससे ज्यादा औंधी बात की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। असल बात क्या थी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मुझसे संपर्क में रहने के चक्कर में वो कॉलेज में रत्ना से चिपका रहा। फिर रिश्तों में ऐसा फंसा कि अब देखो कैसी दयनीय हाल में पहुंच गया। साथ में बेचारी रत्ना की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। ऐसी बातें अक्सर होती हैं। मैं मनश्चिकित्सक हूं, आए दिन देखती हूं। मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे होगा? ये लोग मुझे ये मनवाना चाहते हैं कि जुल्फी अब नहीं रहा, कि उसे मरे तो सालों बीत गए, और तो और वो मेरी ही बाहों में मरा था। ये सब बातें मैं भूल भी कैसे गई, उन्हें यकीन नहीं होता। सबसे कठोर तो मेरी माँ थी। कैसी औरत हो, अच्छे खासे पति को छोड़कर आई, उस भगवान राम के अवतार को। गुस्से में वो चिल्लाई, और ये तुम्हें किसने बताया कि कॉलेज गए बच्चों को माँ की जरूरत नहीं होती? माँ के साथ 2 दिन रहना दुश्वार हो गया था। हमने क्या तुम्हें अच्छी शिक्षा इसलिए दी कि एक दिन ऐसा आए जब हम शर्म से कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना रहे? अपनी उम्र देखिए, 50 की होने जा रही है अब। लेकिन पर तो देखो, तितलियों वाले ही लगे हैं अब। हे भगवान, ये वाली पैदा होती ही क्यों नहीं मर गई? अतिशयोक्ति मेरी माँ की अपनी एक यूनिक प्रवृत्ति है। लेकिन मैं माँ, पत्नी या बेटी के रूप में बस एक रोल भर ही नहीं, इंसान भी हूँ। सीने में धड़कता दिल है मेरे, और तन में ताकत। मन यदि कुछ करने की चाह रख रहा है तो क्यों ना करें? सालों से एक आदमी की परछाई मुझ पर मंडरा रही थी। उस परछाई पर ध्यान मेरा अब जाके ही तो गया ना। माँ ये सब समझने को तैयार ही नहीं थी। रोज वही रोना होता था। मैंने फिर बक्सा उठाया और चली गई अनुपम के यहाँ।
मेडिकल कॉलेज में अनुपम मेरा एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। नेफ्रोलॉजिस्ट था, भोपाल में रहता था। वहीं पैदा हुआ, बड़ा हुआ। दिल्ली में 5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़कर वापस अपने प्यारे भोपाल में सेटल हो गया था। वेलकम बैक सर्वाइवर, मुस्कुराते हुए उसने मेरा स्वागत किया। हाँ, हम दोनों सर्वाइवर थे। 1984 में भोपाल के एक ही अस्पताल में रेसिडेंसी कर रहे थे। हमारी दोस्ती में एक नया पहलू जुड़ गया था जब गैस लीक के उस हादसे में खुद को बचाया था हमने, और साथ में अनेकों सैकड़ों को। बड़ा अजीब उन्मादी समय था वो। अब मेरे मानसिक धर से अच्छी तरह ब्लॉक्ड। इसी में भला भी था। दिल्ली वासी होने के बावजूद मैं भोपाल क्यों गई रेसिडेंसी करने, ये एक असाधारण कदम था। सच तो ये है कि उन दिनों मेरी सोच कुछ नॉर्मल नहीं थी। होशो हवास उड़े हुए थे। ये मेरे पैर मुझे दिल्ली से वहाँ ले गए जहाँ जुल्फी एक बीवी और बच्ची, जो मेरी ही हमनाम थी, के साथ बड़ी गर्दिश की गुजर कर रहा था। वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी खुद को नहीं मालूम था। तो काफ़ी सालों के बाद मैं अनुपम से मिल रही थी। बहुत बदल गया था। बाल हल्के और सफ़ेद हो गए थे। चश्मा मोटा कांच वाला था। चेहरे की जानी पहचानी लकीरों से अब कई नई शिकने चटक के निकल आई थी। जवानी तुमसे डर के भाग गई है मैंने उससे कहा। हंस के वो बोला, मगर तुम वैसी की वैसी हो, कैसे आना हुआ? किसी की तलाश में आई हूं अनुपम। जुल्फी को ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की तो जैसे हवाइयां ही उड़ गई। कहा कुछ नहीं, बस देखता रहा भौचक्की निगाहों से। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक चिंताजनक ख्याल उठा कि कहीं रोने ना लगे वो। फौरन आवाज कड़की और बोली, मैं चाहती हूं कि तुरंत शुरू हो जाओ। वो हिला तक नहीं, सीधा खड़ा रहा। फिर एकाएक चेहरे पर एक खिन्न सी मुस्कान उभर आई। तुम्हें आराम की जरूरत है? काफी गहरी शांति के बाद वो बोला। मैं तेजी से उठी, अपना सामान उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसकी पत्नी ने फौरन हट के मेरे लिए रास्ता भी खाली कर दिया। एक बात मुझे कभी समझ नहीं आ पाई। अनुपम और मेरी सालों पुरानी सच्ची दोस्ती के बावजूद उसकी बीवी ने कभी मुझ में कोई उत्साह नहीं दिखाया। रुको मुनमुन, क्या ये मुमकिन है कि तुम सब कुछ भूल गई हो? दोनों कंधों को पकड़ के बड़े ध्यान से वो मुझे देखने लगा और मैं भी इंतजार करती रही। ठीक है, चलते हैं जुल्फी को ढूंढने। याद है वो दिसंबर की रात मुनमुन, हम दोनों कॉल पर थे रेस्पिरेटरी वार्ड में। क्या इस बात को 23 साल हो गए हैं? यकीन नहीं होता। गाड़ी चलाते चलाते उसने मुझ पर एक निगाह फेंकी। और वो रात तो अविस्मरणीय है। सरेंडर कर रहा था मैं तुम्हें, हमेशा की तरह। क्या बुलाते थे सब मुझे? योर्स फॉर एवर। नहीं नहीं नहीं, कोई दूसरा नाम था। फॉरएवर लवर था शायद। क्यों? मैंने सिर हिलाकर उसे कह दिया कि मुझे वो सब फिजूल की बातें नहीं याद हैं, और वो दबी हंसी हंस दिया।
फिर बोलता चला गया, लो लो याद आ गया, साइलेंट सफर, साइलेंट सफर। कार की खिड़कियां खुली थीं, हवा का बहाव अंदर घुसकर कभी आह भर रहा था, कभी बड़बड़ा रहा था, किंतु अनुपम अपने शब्द सपाट आवाज में बोलता चला जा रहा था। उस वक्त क्या मालूम था कि बाहर गैस का सफेद बादल शहर के अंधेरे रास्तों पर उतरकर कंबलों के नीचे ठंड से थरथराते इंसानों के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसा कर चला जा रहा था कि वे खुद ब खुद मौत से समझौता करके लुढ़कते पड़ रहे थे। जब फटाक से दरवाज़ा खुला और बुलावा आया और हम वार्ड में बेतहाशा भागे भागे गए, तब जाकर दिखे वो सैकड़ों कसमसाते कराहते लोग अपने बदन पर से काबू खोते हुए, हॉलवे में उकड़े बैठे हुए, वेटिंग रूम में रोते तड़पते हुए, प्रवेश द्वार पर बैठे बिलबिलाते हुए, प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर लौटते बिखरते हुए। ऐसी कोई जगह बची थी क्या जहां नजर पड़ी और लोग ना दिखे? लोगों की जलती आंखों को ब्राइन से धोकर उनके फेफड़ों से एक्सेस फ्लूइड निकालकर काटी थी हम अस्पताल वालों ने वो रात। कई घंटों तक तो यही नहीं मालूम था कि सामना किस दुश्मन का कर रहे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आखिर वो जानलेवा गैस थी क्या। बस जो दिख रहा था वही मालूम था। लोगों की छातियों में आग लगी थी, मुंह से झाग निकल रहा था, टिश्यू जल रहा था। फिर कार्बाइड वालों के यहाँ से खबर आई कि साइनाइड पॉइजनिंग का इलाज करें। पागलों की तरह ऑर्डर दे रहे थे हम एक दूसरों को, रोबोट की तरह इलाज कर रहे थे। कभी एक मरीज गया नहीं, दूसरा मुंह से झाग उगलते आ गया, जैसे कि हम किसी कार बनाने वाली फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर खड़ी मजदूर हों। फिर रात के 3 बजे जाकर हमें थोड़ी सी राहत मिली और कई डॉक्टर और स्टाफ आ गए, लेकिन हजारों की तादाद में मरीज भी आ रहे थे। अब जाके कहीं अनुपम ने लंबी सांस ली। मैंने मौका पकड़ा और बोली, क्यों बिना वजह ये पुरानी बातें उठा रहे हो? तुम्हारा मतलब है क्यों मैं गड़े मुर्दे खोद रहा हूं? क्योंकि आज मुझे लगता है कुछ मुर्दों को जगाना होगा। वो फिर शुरू हो गया। रात के 3 बजे तक हम दोनों ही थक गए थे। यकायक तुम धड़ाम से गिर पड़ी। मैं तुम्हारी मदद करने आया तो देखा तुम कुछ और ही रट लगा रही थी। जुल्फी वहां है, उसे बचाना है। अब अस्पताल में हमारे बिना काम चल सकता था। हमने दवाइयां उठाई, मास्क पहने और मेरे स्कूटर पर रवाना हो गए। वो पता जो तुम मेरे कानों में चिल्लाए जा रही थी, मुझे अच्छी तरह मालूम था। फिर भी मैं तुमको चिल्लाने से रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि जो नज़ारा इतनी रात को हमारे चारों तरफ था, उसके लिए मैं तैयार न था। अपनी आंखों को मीचे हुए हजारों की तादाद में इंसान, आदमी, औरत, बच्चे, इंसानों के जंगल अस्पताल की तरफ चले जा रहे थे। पीछे पीछे चल रहे थे उनके गाय, बैल, कुत्ते, बकरी, सभी। चारों तरफ था वो मनहूस धुंध जो अपनी क्रूर धूली उंगलियों से हमें टटोल रहा था, जांच रहा था, हौले से दुलार रहा था और मौका मिलने पर बदन छेद रहा था।
जो लुढ़कते जाते, वो कुचलते जाते, इंतजार करते रह जाते मौत का। आखिरकार वे काया मात्र थे, लहू, चमड़ी, हड्डी और मल। उस रात मल जाता था। ये सब क्या तुम सच में भूल गई मुनमुन? हाँ, तुम्हें तो उस वक्त एक ही एड्रेस की फिक्र थी, खोली नंबर 152, जेपी नगर। फिर हम उसके दरवाजे तक भी पहुंच गए। बंद था साला अंदर से, 2 धक्कों में खुल गया। अंदर धुंध में 2 लोग सोते हुए दिखे। औरत तो खत्म हो गई थी, उसकी बगल में एक बच्ची भी थी, वो भी नहीं बची। तुम सीधे आदमी के पास पहुंची थी, उसकी सांसें बरकरार थी, तुम उसे हिला रही थी, तमाचे मार रही थी और रोते रोते उसे जगने को कह रही थी। तुमने उसे चारपाई में उठाकर बिठा दिया। जब वो जागा, तुम्हें हैरानी से देखने लगा। तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया, उठो जुल्फी, मैं हूं मुनमुन, देखो मैं आ गई। तुम बार बार यही बोले जा रही थी। मुझे लगा वो हल्का सा मुस्कुराया भी। मैं तेजी से सोडियम थियोसल्फेट की शीशी लेकर पास पहुंच गया। वो आसपास देखने लगा और तुमने उसे गैस लीक के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी नज़र अपनी पत्नी और बच्ची की तरफ पड़ी। वो उनकी तरफ बढ़ा, कुछ बड़बड़ाया, फटी आंखों से उन्हें देखे जा रहा था। जैसे तैसे खड़ा भी हो गया। सिरिंज हाथ की नाड़ी में लगी थी। तुम्हारे कंधों का सहारा लेकर अब वो जोर से चिल्लाया। तब जाकर तुमने उसे बताया कि वो दोनों अब नहीं रहे। वो सीधा दोनों की तरफ भागने को हुआ, खुद देखने। मैं हवा में शीशी उठाए ये सब देख रहा था। तुम्हारे शब्द कान में पड़े, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, आई विल फोर्स यू टू लिव। तब जाके उसने मेरे हाथों से शीशी छीन ली और उसे जमीन पर फोड़ दिया। उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वो फिर तुम पर गिर पड़ा। तुम उसे सहारा दे रही थी और सिसकियां भर भर के कह रही थी, अब तुम आ गई हो ना, उसे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। तुमने उससे ये भी कहा कि तुम उससे हमेशा प्यार करती थी और करती रहोगी। उस वक्त जैसे मेरी रगों में बहता खून बहते बहते ठंडा हो गया। अब वो तुम्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसे तुम पर हंसी आ रही हो। फिर एक झटके में वो सिकुड़ गया, जैसे पेट में बल पड़ा हो। तुम्हारे हाथ उसके कमर में बंधे थे। फिर जब उसने सिर उठाया, लड़खड़ा रहा था, उसी में उसने सब उलट दिया। तुम्हें उसके लड़खड़ाते गिरते बदन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी आंखें उसकी कै में जल रही थी। उसने तुम्हारी बाहों ही में दम तोड़ दिया था। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं? अनुपम ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? मैं चारों तरफ देखने लगी। लगा जैसे किसी ने सपने से उखाड़ दिया हो। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर के लिए सड़ी गर्मी में रुकी हुई कार से बाहर की सटर पटर देखती रही। हम जिस इलाके में थे उसे एक अपमानजनक बवाल ने निकला हुआ था। खोली के सामने कचरे की अच्छी खासी पहाड़ी सुसज्जित थी। उसके ऊपर एक निरीह दुबला कुत्ता गहरे चिंतन में डूबा था। कई सारी लड़कियां वहीं उछल कूद कर रही थीं और एक छोटा सा लड़का अपने बूढ़े दादा के साथ खाट पर बैठा था। लड़का अपना जांघिया पहनना भूल गया था और उसके दादा हाथ में जांघिया पकड़े हुए थे। वो भी किसी चिंतन में डूबे हुए थे। लेकिन मुझे बेचैनी हो रही थी तो अनुपम के वर्णन से। अपनी सालों की प्रैक्टिस में मैंने कई कहानियां सुनी हैं,
एक से एक विचित्र। मुझे लगा था मैं वो सब छोड़ छाड़ के आ गई हूँ अपने अच्छे दोस्त की ओर। एक उदास सरसराती नज़र फेंकते हुए मैं कार से निकलकर उस बूढ़े आदमी से मिलने चली गई। कुछ सवाल जवाब के बाद वापस आ गई, पैसेंजर सीट पर बैठकर हंसती। कैसी बेवकूफ़ हूँ मैं अनुपम, ये कैसे सोच लिया कि 25 साल के बाद भी वो लोग इधर ही मिलेंगे। चलो घर चल के डायरेक्टरी में देखते हैं।